सबके जहन में एक सपना ऐसा भी होना चाहिए जिसे सुनकर लोग हमें पागल कहें। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं आपका आसिम अब्बास। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा यूपीएससी के बारे में। आपने यूपीएससी के बारे में कहीं ना कहीं सुना ही होगा। आज हम इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके एग्ज़ाम पैटर्न को जानेंगे और साथ ही जानेंगे यूपीएससी के सिलेक्शन के कई और पहलू, जिनकी बात रिजल्ट की खुशखबरियों में कहीं छुप जाती हैं। आइए हम इस एग्ज़ाम के बारे में विस्तार से बात करते हैं। अब यूपीएससी एग्ज़ाम होते कैसे हैं? यूपीएससी या जिसे हम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम भी कहते हैं, इसे आप एक क्रिकेट सीरीज़ की तरह देख सकते हैं, जिसमें 2 20-20 मैच हैं, फिर 5 दिन का एक टेस्ट मैच और आखिर में एक वनडे मैच। अमूमन हर साल फरवरी में फॉर्म निकलते हैं। शुरुआत होती है एक दिन में होने वाले 2 20 मैच से। प्रीलिम्स एग्ज़ाम ये अक्सर मई या जून में होते हैं। खास बात यह है कि दोनों मैचेस की पिच में भी कई प्रकार के फ़र्क होता है। कैसे? प्रीलिम्स के 2 एग्ज़ाम होते हैं, दोनों एग्ज़ाम 2-2 घंटे के। पहला एग्ज़ाम जो कि यूपीएससी में होता है वो होता है जनरल स्टडीज़ का, और दूसरा सी-सैट क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें 33% अनिवार्य होता है। अब भैया, जनरल स्टडीज़ की पिच है एकदम पढ़ाई लिखे वाली। हिस्ट्री, जियोग्राफी, संविधान, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, साइंस और टेक्नोलॉजी, आर्ट, आर्किटेक्चर, करंट अफेयर। इसके सिलेबस के एक लाइन में बोले तो एवरीथिंग अंडर द सन, माने दुनिया में होने वाला सब कुछ लगभग इसका हिस्सा है। जबकि सीसैट में अंग्रेजी, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग की होती है। जनरल स्टडीज और सीसैट दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन में दिए जाते हैं। सीसैट एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, मानी अगर सीसैट में 33% से कम नंबर आए तो आप पहली स्टडीज़ में ही बाहर। जनरल स्टडीज़ की कट ऑफ पहले से तय नहीं होती। प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद उसकी कट ऑफ तय होती है, जो बताई नहीं जाती। अब प्रीलिम्स के इम्तिहान के बाद आई रिजल्ट की बारी। रिजल्ट अक्सर 1 महीने के भीतर आ जाता है। प्रीलिम्स में पास हुए तो अब आप अगले राउंड में जाएंगे, जिसे कहते हैं मेंस एग्ज़ाम कि ये होता है 5 दिन का टेस्ट मैच। एक बात ये भी है, नोट कीजिए कि प्रीलिम्स में आपके कितने नंबर आए, उनका फाइनल रिजल्ट से लेना देना नहीं होता। प्रीलिम्स में कितने नंबर आए वो फाइनल के रिजल्ट में नहीं जुड़ते। अब चलिए समझते हैं मेंस के बारे में। यूपीएससी में 3 चरण होते हैं, इसमें से दूसरा चरण मेंस एग्ज़ाम है। अब मेंस एग्ज़ाम को आइए विस्तार से जानते हैं। यह होती है असली परीक्षा। क्यों होती है अगली परीक्षा? क्योंकि इस परीक्षा के नंबर फाइनल रिजल्ट में जोड़े जाएंगे। ये परीक्षा उसी साल सितंबर में होती है। मेंस में 5 दिन में 9 पेपर होते हैं। हर पेपर के लिए 3 घंटे का समय मिलता है, जिसमें 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। एक पेपर इंग्लिश का होता है और दूसरा होता है किसी इंडियन लैंग्वेज का। इसका चयन स्टूडेंट खुद से करता है। इन दोनों पेपर्स के नंबर फाइनल मार्क्स में नहीं जुड़ते। हालांकि इसमें पास होने के लिए कम से कम 33% मार्क्स लाने होते हैं। अब बचे 7 पेपर। इन्हें स्कोरिंग पेपर कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं से तय होता है कि आखिरी लिस्ट में आपके कितने नंबर होंगे। अब चलिए बात करते हैं 7 स्कोरिंग सब्जेक्ट की। 7 में से 5 तय या कंपलसरी होते हैं। ऐसे इसमें 2 अलग अलग टॉपिक्स पर निबंध लिखा होता है। जनरल स्टडीज पेपर 1, इसमें आती है मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट, आर्किटेक्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, जनरल स्टडीज। पेपर 2, इसमें आते हैं संविधान, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल जस्टिस, जनरल स्टडीज। पेपर 3, इसमें आते हैं टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। अब चलते हैं जनरल स्टडीज पेपर 4 की तरफ। इसमें एथिक्स और एप्टीट्यूड आता है। अब बचे 2 पेपर।
इन्हें ऑप्शनल पेपर कहा जाता है और इसमें बच्चे खुद अपने इच्छा अनुसार इसे चुन सकते हैं। इनके लिए 48 सब्जेक्ट की लिस्ट में कोई भी एक सब्जेक्ट चूज किया जा सकता है। एक बात नोट कीजिए कि सभी पेपर 250 मार्क्स से होते हैं। इस 5 दिन को टेस्ट मैच के बाद कुछ भाग्यशालियों को मौका मिलता है इंटरव्यू देने का। मेंस का रिजल्ट आ जाता है। इसके बाद पास हुए स्टूडेंट इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। इंटरव्यू अक्सर नेक्स्ट ईयर के जनवरी से मार्च तक चलते हैं। इंटरव्यू खत्म होने के 2 महीने में रिजल्ट आ जाते हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि यूपीएससी अगले प्रीलिम से पहले ही पिछले साल के फाइनल रिजल्ट निकाल देती है। इस रिजल्ट में सिर्फ ये तय नहीं होता कि आप यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं, लिस्ट में आपकी रैंक से ये भी तय होता है कि किस डिपार्टमेंट के अधिकारी बनेंगे। यूपीएससी सीएससी के जरिए कौन से पद मिलते हैं, आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद हमें कौन कौन से पद दिए जाते हैं। अक्सर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को लोग सिर्फ आईएएस का एग्जाम समझ लेते हैं, लेकिन इसके जरिए 21 अलग अलग सर्विसेज के अधिकारियों का अपॉइंटमेंट किया जाता है। इसमें 2 ग्रेड की सर्विसेज होती हैं। ग्रुप ए, ये ब्यूरोक्रेसी के सबसे पावरफुल अधिकारी होते हैं। ग्रुप बी, ये ग्रुप ए से जूनियर अधिकारी होते हैं। अब इसमें ग्रुप ए में भी 2 तरह की सर्विसेज आती हैं। इसमें 2 प्रकार की सर्विसेज ये हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज। अब ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होती है? ऑल इंडिया सर्विसेज में आती हैं 3 सर्विसेज। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जैसे जिला अधिकारी, जिसे आपकी लैंग्वेज में आप लोग डीएम भी जानते हैं। आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज, जैसे अपने शहर के एसपी। आईएफओएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इन्हें ऑल इंडिया सर्विस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन अधिकारियों का यूपीएससी चयन करने के बाद केंद्र सरकार को सौंप देता है। फिर केंद्र सरकार इन्हें ज़रूरत के हिसाब से या तो आप किसी के विभाग में रखती है या फिर राज्य सरकार को दे देती है। तो ये सब रही इसकी जानकारी। अब केंद्र सरकार के विभाग की सर्विसेज को सेंट्रल सर्विसेज कहलाते हैं। कई अधिकारी दिल्ली में पोस्टेड रहते हैं। कुछ सेंट्रल सर्विसेज में काम करने वाले अधिकारी किसी भी शहर में भेजा जा सकता है, लेकिन तब भी विभाग केंद्र सरकार का ही होगा। एक उदाहरण से समझिए, जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ये इस सर्विस के जरिए इनडायरेक्ट टैक्स के विभागों में नियुक्त किया जाता है, जैसे कस्टम, एक्साइज, जीएसटी। ऐसा हो सकता है कि ये अधिकारी मुंबई में पोस्टेड हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये राज्य सरकार के विभाग में काम कर रहा है। डिपार्टमेंट केंद्र सरकार का ही होगा। इसमें 16 सर्विसेज होती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सर्विसेज हैं, जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से कई अधिकारी को इसी को जरिए चुना जाता है। इंडियन फॉरेन सर्विसेज, फॉरेन सर्विस के बड़े अधिकारी इसी एग्ज़ाम के जरिए चुने जाते हैं। हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भी इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी थे। अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ और बातें। अब बात ग्रुप बी सर्विसेज की। इसमें 5 सर्विसेज हैं। इसमें दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विसेज। इसके जरिए कई यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों को अपॉइंटमेंट किया जाता है, जैसे लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर और नगर हवेली। अब दिल्ली, अंडमान निकोबार थाईलैंड पुलिस सर्विसेज की तरह, जिसके जरिए कई यूनियन टेरिटरीज में अपॉइंटमेंट किया जाता है। इस पोस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बल्कि पुलिस अधिकारियों को अपॉइंटमेंट किया जाता है, जैसे लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर और नगर हवेली। अब पीसीएस पांडिचेरी सिविल सर्विसेज, पीपीएस पांडिचेरी पुलिस सर्विस, आर्म्ड फोर्सेस
हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज। क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि कौन सी पढ़ाई करने वाले लोग यूपीएससी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन पाते हैं? तो इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आप सभी को बताता हूँ कि कौन से लोग सबसे ज़्यादा यूपीएससी में सिलेक्शन पाते हैं। 2023 दिसंबर में यह सवाल सरकार से भी पूछा गया। सरकार ने राज्यसभा में जवाब दिया कि 2017 से 2021 तक यूपीएससी मेंस क्लियर करने वाले कुल स्टूडेंट में 63% इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2017-2021 43 से 71 स्टूडेंट ने मेंस क्लियर किया। इनमें से 27-83 स्टूडेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और 1033 स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज़ के थे, बाकी मेडिकल साइंस और साइंस स्ट्रीम के साथ। लेकिन हम आपको एक चीज़ इस बात से ह्यूमैनिटी या किसी और स्ट्रीम के स्टूडेंट को तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, बस आपके अंदर धैर्य साहस होना चाहिए और इसे सब कोई क्लियर किया कर सकता है।